आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और यहां पर मैं आपको भूगोल का जो आपका एक चैप्टर है कृषि, और कृषि चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप लोग कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी और सब्जेक्ट है आगे हर एक चीज का तैयारी इसी चैनल पर आप लोगों को कराया जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि भारत के खाद्य फसल का नाम बताएं और इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। या फिर चावल के बारे में कुछ भी आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग चावल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, चावल के ऊपर कुछ भी आएगा क्वेश्चन आप लोग इसी को लिखिएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, तो चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है। चावल उगाने के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न प्रकार से है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है। क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है, ठीक है। चावल की खेती के लिए अधिकतम वर्षा होना चाहिए कितना, लगभग 100 सेंटीमीटर। चावल की खेती के लिए जो तापमान होना चाहिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और चावल की खेती के लिए जमीन कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। एक बार में याद होगा, एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। पुष्पाराज में खाली पढ़ेगा, साला खाली पढ़ना है, आज भर पढ़ लीजिए, कल एग्जाम दीजिए, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक पेय फसल के बारे में बोला गया, तो पेय फसल के रूप में हम लोग यहाँ पर चाय को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कि एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें, या फिर भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादक राज्यों का वर्णन करें। देखिए पेय फसल के रूप में हम लोगों ने चाय ले लिया, और चाय उगाने के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं निम्न प्रकार से देख लीजिए। क्या है, तो चाय एक सदाबहार बागवानी फसल है। चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है। इसके लिए जो वर्षा होना चाहिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए लगभग, ठीक है। चावल की, यहाँ पर चावल नहीं चाय, ठीक है, यहाँ पर चाय लिखिएगा। तो चाय की खेती के लिए तापमान जो होना चाहिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चाय की खेती के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जो मिट्टी सबसे उपजाऊ है वो सबसे बेस्ट माना जाता है चाय की खेती के लिए। चाय के पौधों की जड़ों में पानी जमना खतरनाक होता है। और चाय के जो प्रमुख उत्पादक राज्य है, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय कृषि की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय कृषि का जो समस्या है यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। तो भारतीय कृषि का यहाँ पर क्या क्या समस्या, देखिए पहला पॉइंट क्या है कि भारत के अधिकतर किसान गरीब है, उनके पास पूंजी की कमी है। पहला पॉइंट हो गया। भारतीय कृषि भूमि बिखरी हुई है, जिसके कारण सिंचाई और रखवाली इत्यादि में कठिनाई होती है। मतलब यहाँ पर एक टुकड़ा है, यहाँ पर एक टुकड़ा है, यहाँ पर एक टुकड़ा है, मतलब एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, जिससे सिंचाई करने में, रखवाली करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। भारतीय खेतों के आकार बहुत ही छोटी छोटी है। भारत में सिंचाई का अभाव है, किसानों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में अभी भी कृषि का तरीका पुराना है, जिससे उत्पादन बहुत कम होता है। बात क्लियर, ये हुआ समस्या। फटाफट नोट करिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई भी पढ़ाने वाला आपको है ही नहीं, ठीक है सर। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए पुष्पाराज की स्टाइल में कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए पहला बात तो कम क्यों हो रहा है, पर इसके कारण को देख लेते हैं, फिर यहाँ पर इसका जो परिणाम हो रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला बात क्या है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जिसको रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, और यह घर जमीन पर बनाई जाएगी, जिससे कृषि करने के लिए भूमि की कमी हो रही है। एक बात, आजकल लोग पैसा कमाने के चलते रोज नई नई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कृषि करने के लिए भूमि कम पड़ रहे हैं। देश को विकास करने के लिए आजकल सरकार सड़कें एवं रेल लाइन बनवा रही है, जिससे कृषि करने के लिए भूमि कम पड़ रही है। और कृषि जो यहाँ पर भूमि जो कम हो रहा है, इसका क्या क्या परिणाम है, इसको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि भूमि कम होने से अनाज भी कम होगा, जिससे बहुत समस्याएं होगी। अगर भूमि कम होगा तो यहाँ पर अनाज भी कम उगेगा। अगर कृषि नहीं होगा तो पशुओं के लिए चारा, बिचाले, घास इत्यादि नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कृषि अगर हम लोग नहीं करेंगे, खेती वगैरह नहीं करेंगे, तो पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं मिलेगा, बिचाले, घास कुछ भी नहीं मिलने वाला है। गांव के अधिकतर लोग कृषि करते हैं। यदि कृषि करने के लिए भूमि कम पड़ जाएगी तो किसान को अपना गांव घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बहुत सारे कारखाना कृषि पर निर्भर रहते हैं। यदि कृषि नहीं होगा तो ये कारखाने भी बंद हो जाएंगे। कृषि कम होने से बहुत सारे आदमी का व्यापार भी ठप हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कृषि नहीं होगा तो हमें खाने का सामान
नहीं मिलेगा और खाने का सामान नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सुपर प्रश्न है, देख लीजिए कि वैश्वीकरण वाला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, टिप्पणी लिखना है, देखिए किस प्रकार से क्या लिखेंगे। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव निम्न प्रकार से है, क्या देखिए। पहला पॉइंट कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान अपने माल को विश्व बाजार में बेचकर लाभ कमा रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, देखिए मैंने आपको वैश्वीकरण के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो एक देश का जो अर्थव्यवस्था रहेगा वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ लिंक करेगा। मतलब भारत देश जो है वह विदेशों में जाकर व्यापार करेंगे और जो विदेश है वो विदेश वाला जो देश है वो आकर भारत में व्यापार करेंगे। तो वैश्वीकरण से भारतीय किसान भी अपने माल को बाहर मतलब विश्व में किसी भी बाजार में बेच सकते हैं। विश्व की मांग के अनुसार किसान फसल उगाते हैं। आजकल भारत के किसान वैसे फसल उगाते हैं जिसमें उत्पादन में लाभ अधिक होता है। ठीक है, भारतीय किसान अपनी फसल का उत्पादन अधिक करने के लिए आधुनिक औजारों का उपयोग करते हैं। भारतीय किसान अपने खेतों में अच्छी किस्म की बीज उगाते हैं जिससे पैदावार ज्यादा हो तथा मुनाफा भी अधिक हो। तो यहाँ पर यह बात हो जाता है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सुपर प्रश्न की सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाई है। मतलब जो सरकार है वह किसान के हित में क्या क्या काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कृषि में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें। ऐसा पूछा जाए, ऐसा या फिर ऐसा। 3 प्रश्न का उत्तर होने वाला है मात्र 1। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो देख लीजिए इसका जो आंसर यहाँ पे किस प्रकार से है और किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सर यहाँ पर दिया गया है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची निम्न प्रकार से है। क्या क्या है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पहले के जमाने में सारा जमीन जमींदार के पास होता था। जमींदार इस जमीन को किसी किसान को रोपने दे देता था तथा उस किसान से वो 4 भाग में से 3 भाग फसल ले लेता था। देखिए बात बहुत सिंपल है। पहले के जमाने में क्या होता था, जो भी मतलब किसान का जो जमीन होता था जमींदार के पास होता था। जमींदार क्या होता था, उनको रोपने के लिए देता था किसान को और 4 भाग में से 3 भाग खुद रख लेता था, मात्र 1 भाग देता था किसान को। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा हटा दिया, जमींदारी प्रथा खत्म। आगे चलिए क्या है। पहले सूखा, बाढ़, चक्रवात इत्यादि के कारण फसल बर्बाद हो जाता था तो किसान भी कर्ज के तले दब जाते थे। लेकिन आजकल सरकार ने फसल बीमा लागू कर दिया है। यदि आपका फसल सूखा, बाढ़, चक्रवात इत्यादि से बर्बाद हो जाए तो पूरा पैसा मिलेगा फसल बीमा योजना के तहत। आगे क्या है, किसान को कृषि के लिए सरकार समय समय पर बीज, खाद, कीटाणुनाशक दवा इत्यादि चीजें देते हैं। यहाँ पर किसान को सरकार जो है सरकार की तरफ से समय समय पर खाद मिलता है, बीज मिलता है, कीटाणुनाशक दवा मिलता है, हर एक चीज मिलता है। अगला पॉइंट कि सरकार किसानों के लिए क्या है उनके खेतों पर कुआं, नलकूप इत्यादि बनवा देते हैं तथा पंप भी देते हैं। देखिए सरकार जो है किसानों के खेतों में क्या देते हैं, कुआं बनवा देते हैं, नलकूप बनवा देते हैं, पंप भी देते हैं ताकि किसान को किसी भी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। फिर अगला पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है क्या है कि सरकार किसानों को लोन की सुविधा भी देते हैं। किसान जो लोन लेते हैं उसका सूद बहुत ही कम होता है। और आप लोग एक कार्ड के बारे में जानते होंगे KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, और इसी के तहत किसान को लोन दिया जाता है। सूद एकदम ना के बराबर होता है, बहुत ही कम मात्रा में सूद होता है। और यहाँ पर मैंने देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको जितने भी इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था हर एक चीज को बताया। और यहाँ पर हम लोग केवल सब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं और जो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है केवल हम लोग अभी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, केवल लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके जस्ट बाद देखिए आज वीडियो का एकदम भौकाल आने वाला, बाढ़ आने वाला, इतना वीडियो आएगा कि आप लोग गिन नहीं सकते। केवल आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। आज का दिन अंतिम दिन, आज का दिन अंतिम दिन है, इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होगा जो भी चीज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, अपडेट करूंगा, यहाँ पर जो भी चीज आप लोगों को वीडियो दूंगा आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।